हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बीपीएससी की तो लगातार एग्ज़ाम का डेट सामने आ रहा है। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। जनवरी में कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, कब ऐसे ही निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। सो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और जो कुछ भी हो सकेगा मैं उतना आप लोग को दूंगी। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे आज। भारत की संवैधानिक विकास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1773 से लेकर के 1853 तक, उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक। 1773 से 1853 में हम लोग उन्हीं एक्ट को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को हम लोग देखेंगे जो इसमें पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद बचे हुए एक्ट को हम लोग इस हिस्ट्री में देखेंगे और हिस्ट्री में उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल आता है और कब क्या कार्य को करता है, उस एक्ट के तहत किस किस कार्यों को अंजाम दिया गया है। अभी हम लोग सिर्फ इसमें पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से घटना चक्र को साथ में लगाते हुए इसको देखेंगे। इसमें घटना चक्र के भी क्वेश्चंस को मैंने निहित किया है। सो आप लोग का दोनों कवर हो जाएगा, मतलब लर्न भी हो जाएगा और एक नोट्स के फॉर्म में आपको मैं इसे अवेलेबल करा रही हूँ। देखिए, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो आप इसकी सहायता से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स के ही फॉर्म में पढ़ा रही हूँ। देखिए, ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आप फॉलो करते होंगे जिसमें बहुत सारा डिस्कशन रहता ही है, लेकिन नोट्स के फॉर्म में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सो मैं नोट्स के फॉर्म में आपको इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट को दे रही हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए और इसी के साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। उसके बाद न्याय परिषद की स्थापना जो होती है वह 1784 में होती है। उसके बाद आता है 1813। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर हिस्ट्री में बोला जाए तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर को किसे बनाया गया था वो सब भी पूछा जाता, तो वो हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, है ना। कि रॉबर्ट क्लाइव आए थे उस समय में क्या क्या हुआ था, तो उस सब को हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद 1813 में क्या हुआ था कि इंग्लिश मिशनरियों का आगमन हो गया था। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च किए गए थे और चीनी और चाय पर एकाधिकार कर लिया गया था। उसके बाद 1833 का एक्ट आ जाता है जिसमें भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा मिलता है। यानी कि इससे पहले क्या होता था, अंग्रेज़ जो आए थे, मिशनरीज जो भी, तो वो क्या करते थे, भारतीयों को सोचते थे कि मतलब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्रशासन को अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, भारतीयों को पहली बार उन्हें आभास हुआ कि नहीं, इन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में हमको देखने मिलता है कि भारतीयों की पहली बार प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद पहले भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो 1828 से लेकर के 35 में आए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 1853 के बाद 1858 के बीच में 1857 का महासंग्राम छिड़ जाता है। उस दौरान अंग्रेजों को यह भय हो जाता है कि अरे, हम जिस भारतीय को इतना आसान समझ रहे थे वो इतने ऐसे नहीं है, मतलब उनमें वो चीज़ है, वो क्वालिटी है। वो जब विद्रोह हुआ उस दौरान उन्हें सामने दिखाई दिया कि भारतीय जो हैं वह एकजुट होकर के कुछ भी कर सकते हैं। तब उन्हें डर हो गया और उन्होंने क्या किया, सेना में बढ़ोतरी कर दी और उसके बाद जो एक्ट आया उन एक्ट पे सख्त, मतलब एक कड़ी पाबंदी लगा दी और उनके लिए कठोर नियम भी बनाने लगे और भारतीयों को अपने आप में शामिल करने के लिए बहुत सारे, उनको खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम नीतियों को उन्होंने लाया जिसके तहत वे लंबे समय तक भारत में शासन कर सके। तो ये हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में देख लेंगे। तो यहाँ देखिए 1858 का एक्ट आ जाता है और यहाँ पर क्या होता है,
बजट पे पहली बार बहस करने का अधिकार 1892 में दे दिया जाता है, 92 में। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, बजट पे बहस का अधिकार नहीं था, लेकिन जब विद्रोह हुआ उसके बाद लोग यहाँ पर मतलब अब पहले की तरह नहीं थे। यहाँ उससे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो जाती है, जिसके कारण मतलब कांग्रेस अब ऐसी संस्था बन जाती है जो बड़े पैमाने पे उभर कर निकलती है। और उसी के तहत उन लोगों अपने डिमांड को रखते हैं कि नहीं, हमको भी बजट पे बहस करना है, हमें भी कुछ बोलना है। तो इस तरह से उनको ये 1892 में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग भी आ जाती है, और यहाँ पर स्टार्ट होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि सब अपनी सीटों का डिमांड करने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें भी अलग से सीट चाहिए। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर आ जाती है, और 1909 के दौरान देखने को मिलता है, इसीलिए इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला भी एक्ट कहते हैं, 1909 का एक्ट। उसके बाद 1935 का जो एक्ट आता है, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है इसी एक्ट के आधार पर बनाया गया है, और यहीं से लगभग चीज़ों को लिया गया है। इसीलिए 1935 का एक्ट आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसे पूरे अच्छे से पढ़ें। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरपी, सब में, जेपीएससी, ये सब सभी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना होती है दोस्तों। देखिए, पहला सर्वोच्च न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है, लेकिन संघीय न्यायालय की अगर बात करें तो यहाँ 1935 के एक्ट के तहत होता है, लेकिन जब कब इसकी स्थापना होती है तो 1937 में होती है। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया जाता है। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1919 में लगाया गया था, उसे हटा करके 1935 में केंद्र में लगा दिया जाता है और प्रांतों से हटा दिया जाता है। उसके बाद संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत आ जाता है। फिर केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है, केंद्र और राज्य को शक्तियां बांट दी जाती है। दोनों के अलग अलग शक्तियों का निर्धारण कर दिया जाता है कि कौन केंद्र संभालेगा और कौन राज्य को संभालेगा, किस किस शक्तियों को। 1935 का एक्ट जो है वह संविधान का रिसोर्सेस है, या अगर पूछेगा कि हमारा संविधान किस स्रोत से बना है तो 1935 के अधिनियम से। फिर उस 1935 के ही अधिनियम से बर्मा को अलग कर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ हम लोगों ने देखा कि 1935 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर इसको पढ़ने के बाद घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद आप घटना चक्र को पढ़ लें। ये जितना भी मैंने पढ़ाया इसको पढ़ने के बाद अगर घटना चक्र की सीरीज़ को आप लगा लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस का, भारत के संवैधानिक विकास का, तो आपका ये ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से आपका ये पूरे तरीके से अच्छे से ये चैप्टर कवर हो जाता है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी होता है। बस इतना पढ़ लीजिए और इसको एक नोट्स के फॉर्म में आप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे नोट्स के फॉर्म में ही बनाया है, और मुझे नहीं लगता इस तरह का वीडियो किसी ने नोट्स के फॉर्म में बनाया होगा। ये आपके लिए इजी भी रहेगा, एक तरह से आपको नोट्स भी आपका रेडी होते चले जाएगा, और साथ में आपको कंप्लीट एक चैप्टर मिल जाएगा। तो आप इसे मतलब अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।